अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन शो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी पे हम लोग नज़र डालेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट सो इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान। मगर हाँ बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि लीग स्टेज ख़त्म हो गई कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में और हमारे पास दो फाइनलिस्ट हैं, कराची ब्लूज़ एंड सियालकोट। और अगर हम टेबल को भी देखें और आपको दिखाएं भी कि किस तरह कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का टेबल थी सो फार, तो कराची ब्लूज़ और सियालकोट आपको बताइए रह गए। कराची ने टॉप किया टेबल, वो बड़े डोमिनेटिंग रहे, उन्हें कंसिस्टेंसी दिखाई। सियालकोट ने कहीं से स्नीक इन किया सेकंड प्लेस, एक तरह लेट पुश मिली उनको। तो नीचे वाली पोजीशन भावलपुर एबटाबाद दोनों टीम्स रेलीगेशन का सामना करेंगे नेक्स्ट सीजन। एक्सट्रीमली वीक कैंपेन्स एंड आई एम श्योर हमारे एनालिस्ट भी इस बात पे गुफ्तगू करेंगे। इस साल टूर्नामेंट में बहुत सारी फायरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाय द वे हम लोगों ने देखी है। आई मीन मोहम्मद मूसा ने पेशावर के अगेंस्ट डबल हैट्रिक किया, 4 विकेट्स एंड 4 बॉल्स। एक ऐसा टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रेयर, एक ऐसा मोमेंट एक्चुअली जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रेयर होता है। साद बेग जिनके 930 रन से, अली उस्मान 38 विकेट्स, ये नंबर सिर्फ फॉर्म के नहीं, ये पूरा सीजन कंट्रोल करने का मूड दिखाती है बेसिकली। तो इस पे हम लोग बात करेंगे एंड वी हैव नो अदर बेटर पर्सन देन पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साबिक राशिद भाई वेलकम टू शो। आई मीन ओवरऑल टूर्नामेंट, पहले थोड़ी टूर्नामेंट की बात करते हैं, फिर हम लोग डीप डाइव करेंगे इसमें। डीप डाइव देखिए हम क्रिकेटिंग टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। तो राशिद भाई ओवरऑल टूर्नामेंट कंपेटिटिव रहा, क्लोज मैचेस, थोड़े लेट कमबैक्स, जस्ट इनिशियल रिएक्शन आपका सो फार टूर्नामेंट का। देखिए मैं बात करना चाहूँगा कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं, और जिस तरह से हम अपने शोज़ में भी अक्सर यही बात करते हैं कि प्लेयर्स को फ़र्स्ट क्लास खेलनी चाहिए, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं अपना बताता हूँ, जब क्रिकेट शुरू की तो जहन में टेस्ट क्रिकेट नहीं थी बिल्कुल भी। ये एक बेंच मार्क था या फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इतना बड़ा रुतबा था इस लीग का या इस टूर्नामेंट का कि कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के 2 मैच भी खेल लें, और वो लेके सारे प्लेयर चला करते थे। और 1954 में शायद शुरू हुई है, उस वहीं से पाकिस्तान टीम बनती थी। मोस्टली कराची और सिंध या लाहौर के प्लेयर होते थे। फिर सर्विस इंडस्ट्री आई है बीच में, और सिंध को भी पार्टिसिपेट, फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस खेला करते थे। 6 टीम से ज़्यादा नहीं होती थी। फिर बीच में टीमें बढ़ी हैं। भावलपुर का बड़ा किरदार रहा कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में। हमारे हनीफ मोहम्मद हों या दूसरे प्लेयर्स हों, वो एक भावलपुर से खेला करते थे, और कराची भावलपुर का बड़ा मुकाबला हुआ करता था। उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ, उसके बाद लाहौर आई है, लाहौर ने बड़ा डोमिनेट किया। कराची बहुत दफ़ा फाइनल जीती है, कभी कराची ब्लूज़, कभी कराची वाइट्स, कभी लाहौर ब्लूज़, कभी लाहौर वाइट्स। इनका बड़ा किरदार रहा। फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट इंट्रोड्यूस हो जाती है 1969 में। PIA, हबीब बैंक, नेशनल बैंक और PWD, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए, और उसने एक बूस्ट दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। सही मानों में डिपार्टमेंट क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया, जिसकी वजह से हम जैसे प्लेयर को जॉब मिलना शुरू हो गई। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, और फिर बाद में जाके 83, 84 और उसके बाद जाके कायदे आज़म ट्रॉफ़ी और पैटर्न ट्रॉफ़ी अलग कर दी गई हैं। पैटर्न ट्रॉफ़ी में डिपार्टमेंट और कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में रीजन या एसोसिएशन खेला करती थी। यही सिलसिला जारी रहा, और आज देखें अब फाइनल होने जा रहा है कराची और सियालकोट का। और कराची वो टीम थी जिसको रेलीगेट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्वालिफाई किया और दोबारा आया, टॉप ऑफ द ग्रुप रहे। और बाकी एबटाबाद और दूसरी टीम भावलपुर रेलीगेट हो गई हैं, लेकिन ये 2 टीम डिज़र्व करती थी, स्पेशली सियालकोट जिसने लास्ट चैंपियनशिप जीती है कायदे आज़म ट्रॉफ़ी, और बहुत कीमती टूर्नामेंट है ये हमारे लिए। एब्सोल्युटली दिस प्योर गोल्ड। हमने सोचा राशिद भाई क्यों ना हम लोग पहले जो अब हमारी जो बैटर्स है थ्रू आउट, जिन पे हमारी नज़र है, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, उन पे हम लोग बात करें। मगर एक्चुअली सब सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ राशिद भाई, आपकी एक पोस्ट थी सोशल मीडिया पे जो वायरल हो गई थी, और वहीं से ये फिर आई थिंक डिस्कशन शुरू हुई। और इट्स सो इम्पॉर्टेंट, एक तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, मगर आपकी जो सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर जो आपने बोला था कि हमारे टॉप जो 11 रन स्कोरर्स हैं वो लोग सब लेफ्ट हैंडर्स हैं। आई मीन ये ट्रेंड क्यों आ रहा है, हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में लेफ्ट हैंडर्स टैलेंट की नई वेव आ गई है, या हमारे लेफ्ट बॉलर्स लेफ्ट हैंड मैचअप्स के लिए तैयार हैं कि नहीं। राशिद का जो ये वायरल पोस्ट है हम आपको दिखाएंगे बेबी। सो टेक्निक है, सिस्टम इशू है, मैचअप इंटेलिजेंस है, इस पर हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हम अपने टॉप स्कोरर्स को, बैटर्स को पहले देखते हैं। सो ये जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा राशिद भाई, इट विल बी टॉप बैटर्स एंड लेट्स स्टार्ट विद साद बेग। साद बेग वेरी टैलेंटेड प्लेयर, पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान 2 दफ़ा रहे, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। बहुत मेहनत की है उन्होंने, हमने यहाँ पे कराची में भी देखा या बाहर जाते हुए देखा। कराची किंग्स से भी खेले, ये बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। फिर हम और भी प्लेयर्स को लेते हैं, शामिल बहुत अच्छा खेल रहा है।
उनको लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, मोस्ट फोर्स इन्होंने बाउंड्रीज पूरे एशिया में लगाई हैं और लास्ट ईयर भी उनका अच्छा सीजन गया था, ये साल भी उनका बहुत अच्छा गया। वो भी एक fearless लगते हैं वो जब बहुत ही खेलते हैं। ज़बरदस्त खेलते हैं। देखिए 75 क्या उनका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद हम अजान ओवैस को देखें सियालकोट के, उनके लास्ट ईयर भी बड़े परफॉर्मेंस थी और इस साल भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है। साद खान जो मीरपुर खास और हैदराबाद रीजन के हैं, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं, उनकी भी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो बहुत सारे यंग प्लेयर आ रहे हैं। एक तो होता है ना कि पुराने प्लेयर, इसमें एक सरमद भट्टी 11वें नंबर पे नज़र आ रहे होंगे, वो एक मतलब के बहुत सीनियर प्लेयर हैं। ओल्ड तो नहीं बोलूँगा, सीनियर प्लेयर हैं, रिस्पेक्ट है उनकी। लेकिन मोस्टली जो हम देखेंगे, अगर 4-5 प्लेयर अगर अंडर 23 के मिल जाएं, हमें अंडर 25 मिल जाएं, इसका मतलब है कि फ्यूचर उनका अच्छा है। अगर हमारे पास साथ फ़खर जमान की जगह किसी प्लेयर को लेना है वनडे में या T20 में, या टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद की रिप्लेसमेंट 1 साल के बाद चाहिए, तो उसमें PCB को, उनकी सिलेक्शन कमेटी को मार्क कर लेना चाहिए, ये लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर कोई भी ये वो आ रहे हैं और इनको हम फ्यूचर में इसको पाकिस्तान टीम में ले सकते हैं। अजान अवेस तो लगता है बिल्कुल रेडीमेड प्लेयर है, मतलब ही इज रेडी टू बी पार्ट ऑफ द टीम। शाहजेब एज वेल, अच्छा शाहजेब बिल्कुल। इसमें देखिए होते क्या, हम ट्रीट कैसे करते हैं। देखिए हुरैरा बहुत अच्छे प्लेयर आए थे, उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले, उसके बाद हमने निगलेक्ट कर दिया उनको। नहीं, इनको साथ साथ रखें। शाहीन के टूर्स होते हैं, बायलैटरल टूर होते हैं, एशिया कप होता है, तो उसमें इनको मौके देने चाहिए। इसी तरह जो भी प्लेयर आए, सबको हम नहीं खिला सकते, सबको एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2 प्लेयर को मार्क कर लेंगे, 7 बेग को हमें देखना है, अजान अवेस को देखना है, तो थ्रू आउट द ईयर उनको खिलाया जाए, तो वो प्लेयर बन जाते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंडिया की टीम करती है। इवन साउथ अफ्रीका भी, अगर उन्होंने देखा है कि रिकल्टन अच्छा प्लेयर है, तो उनको फ्लॉप होने के बावजूद ब्रेविस को भी चांस देते हैं, रिकल्टन को भी चांस देते हैं। तो हमारे भी यही सिस्टम होना चाहिए। तो राजा भाई, आई मीन इन सबका जो आपने देखा है, बैटिंग, उनके टेम्परामेंट देखिए, शॉट सिलेक्शन, एक मेंटल स्ट्रेंथ भी, तो क्या ये काफ़ी है आई मीन पाकिस्तान के फ्यूचर लेफ्ट हैंडर्स बनने के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं? मगर क्या डोमेस्टिक से इंटरनेशनल ये जो जंप है, ये कितनी सच्चाई है, कितना रियलिस्टिक हो सकता है लोगों के? इसमें तैयारी बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे अभी कायदे ट्रॉफी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम ये देखेंगे नेक्स्ट टूर क्या है इनका, जूनियर का, शाहीन का, पाकिस्तान ए का, कहीं हम बायलैटरल खेलने जा रहे हैं और होने चाहिए टूर कि अगर हम बांग्लादेश चले जाएं, श्रीलंका चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी 2 ममालिक में अगर जाके 3 टेस्ट जो अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको हौसला मिलता है और वहाँ से आपको परफॉर्मेंस आती है। अब लोग फर्स्ट क्लास खेलने के बाद सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट चला जाऊँ। ये सोच इसलिए आती है कि ऐसा पास में होता आया और अभी भी हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए कि जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अंडर 23 जो लड़के हैं, उनको आप बाहर भेजें। इवन एशिया कप अलग है, लेकिन ये बायलैटरल सीरीज़ से ना प्लेयर बहुत निखर के सामने आता है। उसका टेम्परामेंट, उसकी बैटिंग, फिर टूरिंग साइड के ऊपर डिफरेंट एटीट्यूड होता है, डिफरेंट पिचेस मिलती हैं आपको। यहाँ तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में क्या पिचेज हैं, कराची में क्या है, पेशावर में कैसी हैं, उनका आपको आइडिया है। लेकिन आप कंट्री से बाहर जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा स्पिन ट्रैक भी मिलेंगे, सीमिंग न्यूजीलैंड में मिल जाएगी, बाउंसी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में मिल जाएंगी। तो इनको रेडी करने के लिए 1 साल का प्रोसेस होना चाहिए, फिर आप वहाँ से प्लेयर 2-3 देख के पाकिस्तान टीम में खिला सकते हैं। राजा भाई, आपका जो पोस्ट था, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करें, थोड़ा हमें भी थोड़ा ब्रेक डाउन करें, मेक इट इजी फॉर अस कि हम लोग भी समझे इस बस देखता रहता हूँ कि कौन से नए प्लेयर्स आ रहे हैं। बहुत सारे को तो बहुत पहले अंडर 19 में भी देखा हुआ है। शाहजेब की बात की, साद की बात की आपने, और दूसरे प्लेयर अजान अवेस का बड़ा नाम चला, तो देख फॉलो कर रहे थे। तो PCB की वेबसाइट है, उसमें कॉलम होता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, तो उसमें देखा सारे लेफ्ट हैंडर हैं। तो फिर उनका फिर प्रोफाइल 1 बाय 1 चेक किया कि कब का डेब्यू है, अंडर 19 कब खेली। फिर ये सोचा कि हमारे जो बड़े बॉलर हैं, जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, उन्होंने कहाँ प्रॉब्लम हुई। मैं फिर शाहीन आफरीदी का, मैथ्यू वेड का ओवर देखता हूँ, सेमीफाइनल दुबई में 2021 का सेमीफाइनल वर्ल्ड T20 का, उसमें मैथ्यू वेड ने प्रॉब्लम की। फिर हम देखते हैं हसी को, बहुत पुरानी बात है, सईद अजमल को उन्होंने 22-23 रन कर लिए थे। तो फिर रिकल्टन को देखते हैं, टोनी डिजॉर्जी को देखते हैं, लंबी पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका की। फिर एक और आप पार्टनरशिप आप देखेंगे डिजॉर्जी की, शायद नहीं, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर साउथ अफ्रीका के, तो उनकी रबादा के साथ 98 रन की पार्टनरशिप रही। तो उसमें हमें लेफ्ट हैंडर को प्रॉब्लम बॉलिंग करने में क्यों आती है, ये बायो मैकेनिकल इशू है, मेंटल इशू तो है, साथ में बायो मैकेनिकल भी है
कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आप आउट स्विंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जो कि लेफ्ट हैंड को इन स्विंग हो जाती है, तो आपकी लाइन एंड लेंथ डिफरेंट हो जाती है, उसकी आपकी मतलब कि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपके निचले का प्रोसेस होता है, निचले का जो लोअर लिम्प होता है, जो आज़ा होते हैं आपके बड़े स्ट्रांग होते हैं फॉर आउट स्विंगर, लेकिन जब आप उसको गेंद को आउट स्विंग मतलब लेफ्ट हैंडर को आउट स्विंग करेंगे उसके लिए डिफरेंट मसल्स यूज़ होते हैं। वहाँ पे अब्बास के अलावा एक और या हसन अली के अलावा मुझे कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आया जो दोनों को इक्वली सीम स्विंग करता है उसी पेस के साथ। इसीलिए दोनों की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी, चाहे वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो या राइट आर्म फास्ट बॉलर हो या स्पिनर्स में हो। इसमें फास्ट बॉलर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। फास्ट बॉलर को हमेशा हम लेग से देखते हैं कि कितनी स्ट्रांग है, पोजीशन क्या है, अलाइनमेंट क्या है। तो यही वजह है कि शायद उनकी जो बॉल करने का एरिया है वो मिस हो जाता है उनसे। बॉल मिडिल स्टंप पे पड़ के अंदर आती है, जिसपे नए बॉल पे इस कुछ मैचेस देखे हैं, नए बॉल पे जो आ रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे थे, वहीं पे बड़े बाउंड्री लग गई क्योंकि लाइन नहीं बनी उनकी। तो उसको करने के लिए फिर राउंड द विकेट आ जाता है बॉलर। राउंड द विकेट अगर आपकी स्विंग नहीं हो रही, आउट स्विंग नहीं हो रही, तो मज़ीद रन बनते हैं। इसमें रिसर्च डिपार्टमेंट होना चाहिए। अभी सुना है कि पीसीबी बायोमैकेनिक के लैब में अपनी क्लासेस ले रहा है, तो वहाँ पे जब क्लासेस लेंगे तो वहाँ पे जो लोअर बॉडी स्ट्रक्चर है, लोअर बॉडी के पार्ट्स हैं, उस पर बहुत काम किया जाता है। क्योंकि जब आप बॉडी पे सेंसर लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है बॉडी की अलाइनमेंट क्या है और वीकनेस क्या है। लोअर पेल्विस में अगर इश्यूज़ हैं वो बता देगा, तो बॉलर को वहीं पे आप डिस्क्राइब कर देंगे कि आपको ये मसल डेवलप करने हैं। तो आपको कोचिंग स्टाफ, कोचिंग एग्जैक्टली उन लोगों के लिए आपके पास कुछ टिप्स है कि ओवर कोचिंग स्टाफ क्या होता है, ये ना नेकेड आई से नहीं होती कोचिंग, ये आपके जो साइंटिफिक वे में जाना पड़ता है बायोमैकेनिक्स लैब में। उसके बाद जो आपका कंसल्टेंट होता है बायोमैकेनिक्स का, वो कोचिंग स्टाफ को ब्लूप्रिंट बना के देता है कि आपको इस तरह से काम करना है। अगर तो कोई इंजरी आ रही है बॉलर में, बहुत सारे हसनैन को इंजरी आई थी और शाहीन की आई, नी और एंकल इंजरीज के बड़े इश्यूज आते हैं, तो उसको आप फिर अपने ट्रेनर को, अपने फिजियो को बताते हैं कि इसको यहाँ इनके मसल्स को डेवलप करना है कि हम दोनों स्विंग को कंट्रोल कर सकें। अगर वो मजबूत होगा तो कर सकेगा। फिर हम देखते हैं दुनिया के टॉप बॉलर गुजरे, एंडरसन की बात करते हैं, ब्रॉड की बात करते हैं, बड़े लंबे अरसे के लिए खेले, इंजरी नहीं हुई, और वो लेफ्ट हैंडर को भी उतने ही इफेक्टिव थे जितना राइट हैंडर को। मैकग्रा थे उसके अंदर, एम्ब्रोज थे उसमें, शॉन पॉलाक थे, डेल स्टेन का भी स्विंग अंदर ही आता, जसप्रीत बुमराह है, वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद आसिफ, ये वो बॉलर थे जो कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को इक्वली अच्छा कर सकते, इसीलिए वो ब्रैकेट में वर्ल्ड क्लास बॉलर बने। राइट तो राशि भाई, हम बॉलिंग पे आई प्रॉमिस और ज़्यादा डिटेल पे हम लोग बात करेंगे, हमारे बहुत सारे सवाल है आपके लिए, बट हमने कोई जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाएंगे, हायर पार्टनरशिप बाय रन्स, वी गोना कम बैक टू बैटिंग एज वेल, तो इस पर भी थोड़ा सा एलैबोरेशन आप कर लिएगा हमारे सामने। देखिए, पार्टनरशिप जो है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे हम T20 खेलें, वनडे खेलें या टेस्ट क्रिकेट खेलें या फर्स्ट क्लास। अगर आपकी पार्टनरशिप अच्छी लग रही है, शुरू में ही फाउंडेशन आपकी बन जाती है, 150, 200, 300 की अगर आपकी पहली विकेट की पार्टनरशिप है और आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी कि 300 की, 200 की भी हुई है, 150 की भी हुई है, 200 की फिर हुई है, तो इससे टीम का पता चलता है कि ये प्लेयर लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। पार्टनरशिप, दो चीज़ें बहुत अहम हम देते हैं एज ए प्लेयर को, अगर गाइड करना होता है दो चीज़ें ज़रूर करते हैं। एक, सिंगल रन नहीं छोड़ना है, मोस्टली डॉट बॉल कम करके सिंगल को कन्वर्ट करना है, और उसके अलावा पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, स्ट्राइक को रोटेट करना है और पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। ये 4 डे और टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं। 4 डे लाजमी सी बात है, हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, 5 डे हमारी टेस्ट क्रिकेट है, इवन हमारे पावर प्ले में T20 में भी आ जाते हैं। अगर हम डॉट बॉल खेल रहे हैं, 3-4 हम डॉट बॉल 2 ओवर में खेलते हैं, वो खेलनी होती हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक रन लें और उसके बाद बाउंड्री करके पार्टनरशिप करें, तो उस पर आपको क्रिकेट की समझ बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसी को हम कहते हैं गेम अवेयरनेस, के सिंगल लेने आता है, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और भी पार्टनरशिप के साथ जा रहे हैं। पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ क्रिकेट। And then also question is होता है कि bowlers are not breaking partnerships, it's mental block versus left handed, जो हमारी पूरी बात चल रही है, और हमने अब थोड़ी bowlers की बात करें, बट राशिद भाई इससे ब्रेक से पहले अगर आपके टॉप पिक हो
दिस इसमें सिर्फ 2 सपोजिंग या टॉप 3, चले थोड़ा सा और नैरो डाउन करें, कौन होंगे बैटर्स ये बैटर्स देखें टू वॉच आउट फॉर, जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए अभी? अब्दुल्ला फजल पे लिस्ट में नाम नहीं है अभी। वो बहुत अट्रैक्टिव बैटिंग इसलिए कि 4 डे के अलावा वो T20 में बहुत अच्छा है। तो मैं देखना चाहूँगा कि कोई फ्रेंचाइज इस साल उसको ले, वो क्योंकि अट्रैक्टिंग प्लेयर है, बहुत अच्छा सुथरा खेलता है। ठीक है। और अजहान अवैस है, साद बेग हैं, ये यंग प्लेयर हैं जो कि अभी मेरे ख्याल से आइंदा आने वाले सालों में, अभी तो हमारे और जरा नाम और शोर में हाँ अभी क्योंकि टेस्ट हम कम खेलते हैं, हमारी रिक्वेस्ट भी होती है पीसीबी से कि 2 नहीं 3 4 टेस्ट सीरीज मैचेस खेलें कि हमारे यंगर प्लेयर को भी मौका दें। अभी तो हमारे पास चल रहे हैं कुछ प्लेयर हैं जो कि 1 साल के बाद शायद टीम में ना हो, तो ये लॉट आ रही है, इनमें फोकस होना चाहिए कि ये प्लेयर आगे जाके हमारे टॉप 5 स्पिनर्स अंडर 30, हमारे पेसर्स और हमारे जो फ्यूचर है बॉलिंग है, इस पर हम लोग जरा बात करेंगे। पर एक छोटी बात, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राशिद भाई, आई थिंक हमारी सबसे ज़्यादा डिस्कशन अब आजकल बॉलर्स के ऊपर रह रही है। ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम्स हमारी बैटिंग की चलते बट बॉलर्स और हमारे पोटेंशियल बॉलर्स, फिर हमारे बाकी एनालिस्ट हमेशा पूछते हैं भाई सर्किट में और स्पिनर्स हैं कि नहीं। तो दिस इज़ ओनली टूर्नामेंट जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कायदे आज़म ट्रॉफी के टॉप 10 बॉलर्स पे राशिद भाई नज़र करते हैं और लेट्स हैव अ लुक विद अली उस्मान जो है उन्होंने 8 मैचेस में 48 विकेट्स ली हैं। अली उस्मान मुल्तान से खेलते हुए आए पहले भी, और बीच में 2 सीज़न इनके इतने अच्छे नहीं गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर काफ़ी वक्त से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इनको नज़रअंदाज किया गया। जाहिर सी बात है वहाँ पर नोमान मौजूद हैं, फिर साजिद स्पिनर्स डिपार्टमेंट में है, तो शायद इसकी वजह से, लेकिन हमें डेवलप करना चाहिए इनको भी, साथ साथ नेशनल टीम के कैंप में रखना चाहिए, इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बुला के रखना चाहिए। एक और बॉलर होंगे इस लिस्ट में, मोहम्मद असगर, वो अच्छा परफॉर्म करते हुए आए थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, और कराची से खेलते हुए आए, नेशनल बैंक से भी खेले हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ टूर पे भी गए, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी गए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। लास्ट 2 ईयर से दोबारा से वो उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। उनका बहुत अच्छा एक्शन है, अच्छी तरीके से आर्म बॉल और ब्रेक, अच्छी समझदारी से वो बॉलिंग करते हैं। इनायत हैं, वो अच्छे बॉलर हैं। तो कुछ स्पिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फास्ट बॉलर में कराची से साकिब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो आउट स्विंग अच्छी है उनकी, दोनों स्विंग अच्छी है, बैटिंग भी कर लेते हैं। नियाज़ खान अच्छे हैं जो कि केपी से या पेशावर से वो खेल रहे होंगे। नियाज़ खान वेरी गुड पेसर। अब्बास तो आपको पता ही होगा कि अब्बास तो हमेशा से टॉप विकेट टेकर रहे हैं। तो ये कुछ बॉलर्स हैं जो कि इस साल अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर हम ये ओवर 30 की बात करते हैं तो शायद 32 साल के हो गए हैं अली उस्मान, लेकिन स्पिनर जितना ज़्यादा सीनियर होता जाता है उतनी ज़्यादा उसको नॉलेज होती है। जो हम लोग स्पिनर्स की अब आप बात कर रहे हैं तो पे पहले नज़र डाल लेते हैं, वापस उन्हें डेप्थ कर लेते हैं। अंडर 30 लेट्स स्टार्ट विद द स्पिनर्स। राज भाई, हम यहाँ देखें टॉप 5 स्पिनर्स अंडर 30, अहमद सफ़ी अब्दुल्ला है 28 विकेट्स, मेहरान मुमताज़ हैं इनकी 24 हैं, उसामा मीर 23, हयातुल्ला 22, असगर 22। नंबर्स ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर नजर आई, कोई ऐसा स्पिनर नहीं नजर आ जो बिग मैच विनर इम्पैक्ट डाले। आपको ऐसा लग रहा है स्पेशली लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ? हाँ, T20 में ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। सैफ़ी है सैफ जो है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेलते हैं, SNGPL से भी खेलते हैं, मुल्तान से भी खेलते हुए अच्छे बॉलर हैं ये। लेकिन इनसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अली उस्मान ने बहुत आउट किए हुए हैं। मेहरान मुमताज़ पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे हैं, वो भी T20। बहुत सारे बॉलर T20 में बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं। बॉलिंग के साथ तवज्जो बैटिंग पे भी चली गई है, वो करनी चाहिए, अच्छी होती है। लेकिन फ़र्स्ट क्लास में देखें तो परफॉर्मेंस दूसरे बॉलर्स की ज़्यादा है जो कि सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर। और लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंटनर एक ऐसे आए या जडेजा ऐसे हैं दुनिया की क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो कि इक्वली गुड वाइट बॉल क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं। सेंटनर को तो अभी न्यूजीलैंड और इंडिया की लास्ट टेस्ट सीरीज़ में उनको मौका मिला, उन्होंने तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। इंडिया में फ़ायदा ये होता है बॉल का फ़र्क है, SG बॉल है, वो ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प होती है। हम लोग के जो बॉलर हैं वो कोकोबुरा बॉल से बॉलिंग करते हैं। अभी ड्यूक से अभी हो रही है यहाँ पे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे ड्यूक वो कोकोबुरा जिसकी सीम नरम होती है, छोटी सीम होती है, जिससे ब्रेक होने के चांसेस कम होते हैं। फिर हम उसको अपने ट्रैक को हम चेंज करते हैं और फिर स्पिन करते हैं। तो ये जो नाम आ रहे हैं इनको कहीं ना कहीं हमारे पास मेरे ख्याल से वो यही रहा है, हम बायलैटरल जूनियर लेवल पे नहीं खेल रहे। पाकिस्तान शाहीन है, पाकिस्तान अंडर 19 है, हम इवेंट खेल रहे हैं, एशिया कप खेल लिया, वर्ल्ड कप खेल लिया,
और लेकिन हमें अरेंज करनी चाहिए अपनी जो आने वाली जनरेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है बायलैटरल खेलें। राशिद भाई, फिर ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोर्टिंग अ पिच। पिचेस देखिए हर दुनिया में हर जगह डिफरेंट होती है। अब हमारे यहाँ और इंडिया में जो प्रॉब्लम आ रही है कि हम स्पिनर्स पर नहीं खेल पा रहे। इज इट टू फ्लैट? नहीं मैम, हम स्पिनर्स के लिए कुछ हमारी डोमेस्टिक में हाँ देखिए डिफरेंट है, अदर वे राउंड है। हम वहाँ पे ना थोड़ा सीमिंग पिच पे खेलते हैं फर्स्ट क्लास, और हमें टेस्ट में आ रहा है कि हमें ब्रेक की पिचेस पे खेलना है, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती हमारे स्पिनर्स को वहाँ पे। लास्ट 10-15 ईयर्स से ये रूटीन है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में हमने 2 दिन में 1.5 दिन में भी घास वाली पिच पे, ग्रीन पिचेस पे मैच ख़त्म होते देखे। टर्निंग हम साउथ में आते हैं, पाकिस्तान यहाँ पे कराची में पिचेस मिल जाती हैं, जहाँ पे 3-4 साल पहले जब 2021 का सीज़न हुआ था, यहीं पे हुआ था पूरा, वहाँ पे नोमान और साजिद ने बहुत ज़्यादा आउट किए थे, उसके बाद उनको टीम में लिया गया था। अगर यही चीज़ पंजाब रीजन में इस्लामाबाद में होते तो शायद इतने आउट नहीं मिलते। तो इसीलिए फर्स्ट क्लास सीज़न को जल्दी वाइंड अप नहीं करना चाहिए। डिफरेंट पिचेस में, डिफरेंट सिटीज़ में आपको मैचेस खिलाने चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आप सिचुएशन के बॉलर ना हो, आप कंडीशन के बॉलर ना हो, आप हर जगह के, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन के बॉलर बने, तो फिर वो वर्ल्ड क्लास ही बनता है। एंड रिस्ट स्पिनर तक कोई इवॉल्व नहीं कर रहे ना, दैट्स समथिंग हमारी स्पिनर। लेकिन T20 में तो चल जाता है, वनडे तक भी चल जाता है। टेस्ट क्रिकेट थोड़ा सा मुश्किल होता है। जाहिद महमूद ने काफ़ी आउट किए थे, लेकिन वो फिर जब खेले उनके साथ वो तीसरे स्पिनर होते थे, उनके साथ जाहिद, उनके साथ साजिद खेल रहे हैं या नोमान खेल रहे हैं या अबरार खेल रहे हैं, तो उनको इतनी बॉलिंग नहीं मिली, और जब मिली तो शायद बहुत सक्सेस इंटरनेशनल में नहीं मिली। फर्स्ट क्लास में उन्होंने बहुत आउट किए हैं, और इस साल भी शायद आउट किए थे, मैं याद जहाँ तक पड़ता है, सिंध कराची से खेल रहे थे, आउट किए थे, लेकिन शायद वो मौके नहीं मिले। फिर उसामा वापस आए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लास्ट ईयर भी खेले थे, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। तो कुछ बॉलर है, रमीज़ हैं लाहौर के, उन्होंने लास्ट सीज़न बड़े आउट किए थे, वो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं। हमें राइट आर्म लेग स्पिनर भी डेवलप करना चाहिए, सिर्फ वाइट बॉल पे फोकस नहीं होना चाहिए। हमें अपनी फ़र्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी, हमारे पास हिस्ट्री अगर देखते हैं, हमारा वेपन जो था वो राइट आर्म लेग स्पिनर था, या ऑफ स्पिनर जो दूसरा बॉल तकलीन मुश्ताक या सईद अजमल के दौर में देखें, पाकिस्तान को फतवाहत मिली हैं। राइट आर्म लेग स्पिनर हम हिस्ट्री देखते हैं, इंतखाब आलम साहब हों या मुश्ताक मोहम्मद हों या अब्दुल कादिर साहब हो जाए, मुश्ताक अहमद हो जाए, दानिश कनेरिया हो जाए, यासिर शाह हो जाएँ, इन अदवार में बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज पाकिस्तान को मिली है, क्योंकि फ्लिपर और रॉन्ग वन ये जज नहीं होती थी बाहर के प्लेयर्स को, सब कॉन्टिनेंट के नहीं, बाहर के प्लेयर को, जहाँ पे पाकिस्तान को काफ़ी सक्सेस मिली। राइट, आई नो आपने थोड़ी देर पहले पेसेस की बात करी थी, मगर हम लोग वापस ज़रा ग्राफिक्स पे अगर नज़र डालें तो हम लोग यू नो लेट्स मूव टू पेसेस। अंडर 25 यूथ है, यू नो, पर एक थोड़ी सी ब्रेक थ्रू क्वालिटी के बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मिसिंग है। तो टॉप 5 पेसेस पे देख लेते हैं। जो अंडर 25 है, आमिर खान, इस्माइल है, जहानदाद है, नियाज हुनैन है, सबके पास 17-21 विकेट्स हैं राशिद भाई, लेकिन आप यहाँ पे क्या ट्रेंड देख रहे हैं? प्रोग्रेस तो है, देखिए इम्पैक्ट आमिर खान के 2-3, बल्कि ये उनके साथ हैदर अली जब कप्तान थे या रोयल नज़ीर वाली टीम में थे, ये इनको ज़्यादा मौके शायद नहीं मिले थे। अच्छे पेस ही हैं ये, अच्छे तेज़, कराची किंग से भी खेले, दरमी से भी खेले हुए, अच्छा एक्शन है, स्लिंगी एक्शन है, रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं। ये वो प्लेयर हैं जिन पे काम करना चाहिए। जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर टाइप के हैं, उसी पेस में ये बॉलिंग करते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। और न्याज को देखा हुआ है, वो अच्छा मतलब कि कन्वेंशनल बॉलर है, रिवर्स स्विंग पे इतना नहीं। उस पर हुनैन को आप लोगों ने देखा होगा खेलते हुए, वो भी अच्छा तगड़ा बॉलर है। इस्माइल है, तो ये बंच है जो कि हमने अंडर 23 या अंडर 25 को मार्क इसलिए किया है कि इससे ज़्यादा कि शायद हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इन यंग प्लेयर्स के ऊपर, यंग बॉलर्स पे हमें फिजिकली और मेंटली बहुत काम करना चाहिए। बट राशिद भाई, अब ये स्टैट्स एक दूसरे को बिल्कुल मिरर करें अगर हम लोग देखें तो बैटिंग में टॉप 10 ऑल लेफ्ट हैंडर्स, पार्टनरशिप भी लेफ्ट हैंडर्स डोमिनेट किया, बॉलर्स के नंबर्स भी हाई हैं, तो लेकिन मैचअप परफॉर्मेंसेस कम है। तो कि क्या सारी स्टोरी यही है कि हमारे बॉलर्स लेफ्ट हैंडर्स को समझ नहीं पाते? जो गलती, एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं हम लोग। देखिए कोचिंग नेकेड आई से हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें कोई ऐसा राइट आर्म ऑफ स्पिनर मिला जो कि लेफ्ट हैंडर को तंग करता हो, उसकी लाइन एंड लेंथ और उसका एरिया क्या है बॉलिंग करने का, ओवर द विकेट हो या राउंड द विकेट हो, उसको हम किस तरह से करेंगे।
अब कहीं देखिएगा आप नेथन लॉइन को देखें, अब मोर देन 500 विकेट्स है, अश्विन के देखें मोर देन 600 500 विकेट्स है। तो उनकी वर्क होगा, वो 2 दिन में नहीं ली उन्होंने, 15 ईयर्स से वो बॉलिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल। ग्रैम स्वान थे, बहुत ही अच्छे स्पिनर थे। उनका क्या क्रेडिट, उनको जब ओवर द विकेट नहीं मिल रही होती विकेट, तो वो राउंड द विकेट आके राइट हैंड बैट्समैन को भी तंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर को भी तंग करते हैं। अब जो ग्रे एरिया होता है, ओवर द विकेट आके जब आप बॉल को पिच करते हैं, मिडिल और लेग पे करते हैं, तो वहाँ से बाहर निकालना, ब्रेक करना थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल होता है। वो आपके शोल्डर में, रिस्ट में, फिंगर में जान होनी चाहिए, जब बाइट मिले। तो जो फर्स्ट क्लास ज़्यादा नहीं खेलते उनमें इतनी पावर नहीं होती। वो 6-8 ओवर के बॉलर होते हैं जो फोकस होते हैं लिस्ट ए और T20 के टूर्नामेंट में। लेकिन जब 12 ओवर गुजरते हैं उसके बाद उनका शोल्डर उस तरह से रोटेट नहीं कर पाता। इनर शोल्डर, आउटर शोल्डर 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब नहीं कर पाता तो पिच पे बॉल पीछे गिरना शुरू होती है। आपने रिसेंटली साजिद खान की बॉलिंग देखी होगी, थोड़ा पीछे गिरना शुरू हो गई उनकी बॉल। इसका मतलब है कि उनका जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये प्रॉपरली नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से बॉल पीछे गिरना शुरू हो गई। फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रखना पड़ता है। तो हमें, जहां हमने इतनी सारी बातें की, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की लेफ्ट हैंड बैट्समैन की राइट आर्म पेसर्स की अंडर 23 बैट्समैन, अंडर 25 बॉलर्स की, वहीं हमें ऑफ स्पिनर्स की भी करनी चाहिए कि हमें कोई अच्छे ऑफ स्पिनर ढूंढने हैं और हमारे सिस्टम में होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, वो ज़रूर होंगे और फिर उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए। सो राज भाई, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में हम लोग नहीं देंगे इम्पोर्टेंस कि लेफ्ट हैंड मैचअप की जो इंटेलिजेंस है, तो फिर ही तो इंटरनेशनल क्रिकेट में हम एक्सपोज हुए हैं। और आईसीसी इवेंट्स में हमने देखा है, एशिया कप और अदर आईसीसी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखें, अभी हमारा जो सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो नवाज़ है, मोहम्मद नवाज़। उनको हमने देखा इंडिया के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बॉलिंग नहीं की। ये वीकनेस नहीं छोड़नी चाहिए। अब एक दफ़ा आपने कर दिया ना, अपोजिशन को पता है कि ये घबराएगा, हमें हो सकता है 7वां ओवर करने आना चाहिए था, नहीं आया, ये 11वें 12वें ओवर पे चला गया है, तो वहाँ पे और ज़्यादा वो अटैक कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये हमें इसको हैबिट बनानी चाहिए कि जब भी, चाहे पावर प्ले हो या पावर प्ले के बाद हो, T20 हो या वनडे क्रिकेट हो, उसमें नवाज़ को हमें जल्दी लेके आना पड़ेगा, उनका खौफ निकालना पड़ेगा कि वो लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं कर सकते। सो राशिद भाई, 1 और 2 नाम ऐसे ज़रूर ले लें जो आपको लग रहा है कि जिनको हम लोग वैसी ग्रूमिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो अब शॉर्टलिस्ट करती हूँ ना, अभी तो अपने टॉप 25, टॉप 10, टॉप 2 जो आपको लग रहा है ये स्टैंडर्ड परफॉर्मर्स इन बॉलिंग जो फ्यूचर में, आई थिंक पेसर का लेग स्पिनर का। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी हुई है। मैं टैलेंट के हिसाब से देखता हूँ, साकिब खान कराची से खेल रहे हैं, सही है, मे भी वो अंडर 25 ना हो, वो अच्छे हैं, वो बैटिंग भी कर सकते हैं। कराची को यहाँ तक पहुँचाने में उनका अच्छा कैरेक्टर रहा है, वो है। आमिर खान अच्छे हैं, ये आमिर खान जो पेशावर से हैं, इनको रस्टी हो गए थोड़े से ना, ये जब यंग थे, अंडर 19 में थे, बहुत क्विक थे। तो जाहिर सी बात है, हम जो टीवी पे देख रहे होते हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। इन बॉलर को हम छोड़ देते हैं जो कि सिर्फ ट्रॉफी खेल रहे हैं। लेकिन मैं उनके नाम ले रहा हूँ जो कि अभी शायद बहुत ऊपर लेवल पे नहीं है, लेकिन बहुत टैलेंटेड हैं, जो PSL नहीं खेल रहे। ज़रूरी नहीं है कि जब सिर्फ PSL खेल रहा है वही अच्छा है, प्लेयर वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए वही रुतबा रखते हैं जो कि PSL वाले हैं। ये प्लेयर बहुत अच्छे हैं, आमिर खान हो जाए या साकिब खान हो गए। राइट। तो थोड़ा सा हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, प्लेयर स्किल्स की बात करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, व्हाट शुड, कुछ फिक्सेस डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर थोड़े से मुश्किल सवालात भी राशिद भाई से हम लोग पूछेंगे अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राशिद भाई, मतलब वापस अपनी कॉन्वर्जेशन में चलते हैं और अब थोड़े सा फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग। बट अब आपकी क्या एडवाइस होगी टू PCB कि उनको अब अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर करना चाहिए, सम टिप्स फॉर फ्यूचर? देखें, PCB अपना काम तो पूरा कर रहा है, लेकिन कुछ मिसिंग लिंक होते हैं, नहीं कभी कभार बोर्ड में पता चल रहा होता। जो हमने देखा है, जो निचले लेवल पे काम हो रहा है, बहुत सारे प्लेयर जो कि अंडर 19 खेलने के बाद सिस्टम में नहीं आ पाते, फर्स्ट क्लास में नहीं आ पाते, PSL में नहीं आ पाते, क्योंकि मौके नहीं मिलते। अंडर 23 एक टूर्नामेंट होने चाहिए, रीजन बेस हो, जिस तरह से कायदे ट्रॉफी हो रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि हो सकता है, देखें एज वाइज आप डेवलप होते हैं। कुछ प्लेयर अंडर 19 में डेवलप नहीं हो पाते, लेकिन 21 साल की उम्र में डिफरेंट प्लेयर होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल यूनुस खान और मिसबाह उल हक की है। वो अंडर 19 लेवल ज़रूर खेले, लेकिन इतने डेवलप नहीं थे,
लेकिन बाद में देखें वो पाकिस्तान के लेजेंड बने, कप्तान बने और बहुत परफॉर्म किया। इसी तरह कुछ प्लेयर्स को हमें मौका देना चाहिए कि 20 के बाद और 23 से यानी ब्रैकेट है इसको फिल करना चाहिए। फिर हमने इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजेट और बहुत सारा एजुकेशन वाली क्रिकेट हम देख रहे हैं। पीसीबी भी करा रही है और प्राइवेट पार्टीज़ भी कराती हैं, ये एचईसी ने भी करवाई। उसमें 40% मदारिस भी हैं, वो हम निगलेक्ट कर जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर, कराची में मेरी एकेडमी है, उसमें बहुत सारे प्लेयर स्कूल कॉलेजेस के नहीं हैं, वो मदारिस से आते हैं और अच्छे प्लेयर हैं, उनका टूर्नामेंट अरेंज कराते हैं। इसी तरह केपी में भी एक केपी बिग रीजन है, मतलब प्रोविंस है, वहाँ मोस्टली ये तादाद पाई जाती है, तो इस पर फोकस करना चाहिए हमें। इसमें पेशावर ज़ल्मी ने एक टूर्नामेंट कराया था ये मदारिस का, तो क्या 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन 90% भी हम रीच आउट कर लेते हैं, तो शायद 2 अच्छे प्लेयर्स मिल जाएं हमें फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के और लिए। जैसे आप कह रहे हैं अंडर 23 टूर्नामेंट, अब इसको टेलीवाइज भी करना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी करना बहुत चाहिए, टेलीवाइज तो करना चाहिए, तो बहुत चाहिए। उससे चेंज हो जाता है गेम। जी। अच्छा, अब हम जब पीसीबी बात करें, अभी आपको लगता है कि हमें कुछ अलग किस्म की कोचिंग भी शुरू करनी चाहिए इन डोमेस्टिक, जैसे वर्ल्ड क्रिकेट में होती है, जैसे कोई लेफ्ट हैंड स्पेशलिस्ट कोच आ गया, भाई आपको थोड़ा सा देखिए इसमें ना डीप है बहुत, के लेवल 4 कोचिंग है, कुछ हमारे यहाँ भी हुई है, पास में हुई है, लेकिन वो 1 हफ्ते की होती है। इंग्लैंड में वो 2 ईयर्स की होती है, 24 मंथ्स हो जाते हैं उसमें हर चीज़ अलग अलग है, विकेट कीपिंग अलग है, फास्ट बॉलिंग, राइट आर्म अलग है, लेफ्ट हैंड अलग है, हर एक के ऊपर रिसर्च होती है। फिर आपको स्कूल, कॉलेजेस और सेकंड 11 काउंटीज़ में भेजा जाता है कि आप उसको जब आपकी रिपोर्ट जाएगी तो उसकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट में पास होंगे तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। शायद हम लोग या दूसरे ममालिक भी बस शॉर्टकट कर रहे हैं, हमें साइंटिफिक वे में जाना पड़ेगा। अभी शुरू तो किया है, पीसीबी के पास है, बायोमैकेनिक्स में 2 डेज कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन 2 डेज काफ़ी नहीं है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग सिर्फ बॉलिंग करना नहीं है, उसकी बॉडी का मैकेनिज़्म है, उसके इंजरी क्या हो सकती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हो सकती है कि ये इंजरी पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमें साइंटिफिक वे में अब आ जाना चाहिए। बहुत इन्वेस्टमेंट है पीसीबी की, लेकिन बहुत सारे बॉलर्स हमारे 150 पे आते हैं, अब 140, 135 पे। रीज़न क्या है? क्या ये हैवी वेट ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे? क्या जॉइंट मसल इनके तो ख़राब तो नहीं हो गए? ये आपको बायोमैकेनिक्स लैब ही बता सकती है। एंड आपको लगता है कि ज़्यादा बॉलर्स जो आप बात करें तो प्रेशर में अपने, मतलब ये एक्शन को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ विकेट टेकिंग प्लान्स, मतलब अपने एक्शन को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करते हैं? एक्शन देखें, अगर आपको वैसे ही खुद से आप कोचिंग अपने आप को करेंगे ना, वो डिफरेंट हो जाता है। आपका हाई क्वालिफाइड कोच होना चाहिए आपके साथ। कोच के साथ एक ट्रेनर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रनिंग जो है ना फास्ट बॉलर की स्पेशली, वो फास्ट बॉलर तो अपने तरीके से बताएगा, लेकिन एथलीट कैसे भागता है, उसके टो पहले लगने चाहिए या हील पहले लगनी चाहिए, तो कहाँ पे इंजरी कम हो सकती है, बैकफुट लैंडिंग में कहाँ पे एंकल में जोर आ रहा है, या नी में आ रहा है, या लोअर बैक में आ रहा है। फिर फ्रंट फुट लैंडिंग है, उसमें टो कितना है, क्योंकि आपका जो वेट अगर 70 kg है तो उसका 3 गुना ज़्यादा आपका फुट के ऊपर लैंडिंग पे आपका वेट आ जाता है, जो कि सर तक जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप वैसे टीवी पे मैच देख के कमेंट हमारे लिए तो अच्छा हो जाता है कि इजीली हम बोलते हैं शाहिन अफरीदी अनफिट हो गया। रीज़न बिहाइंड क्या है, क्यों इंजरी हो गई, कितना वर्कलोड था, कितनी हज़ार बॉल उसने की हैं, कितनी बाउंसर्स की हैं, तो कितना ट्रैवल किया है, ये सब मॉनिटर अब होने लगा है दुनिया में। हम शायद अभी थोड़ा सा हम कर ज़रूर हैं, लेकिन शायद इसमें हमें तेज़ी लेके आनी चाहिए। मैं आपकी पुरानी बात पे दोबारा आई, जिससे हमने शो शुरू किया जिस बेस पे किया, वो था यूट्यूब कोचिंग के बारे में। जब आप कर रहे थे मैं देख रहा हूँ हार्म कर रहे हैं डोमेस्टिक बॉलर्स को, तो क्या आप ओवर एनालाइज कर रहे हैं या अंडर अटैकिंग, क्या मतलब ओवर कोचिंग? ये व्यूवरशिप के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, अगर बच्चा देख रहा है, वो ढूंढ रहा है, मैं भी ढूंढ रहा होता है यार विकेट कीपिंग की कहाँ से मिलेगी मुझे, मैं कोई भी मिलेगी मैं उसको ले लूँगा। सही बात। ये कोचिंग, कोच और डॉक्टर का रिलेशन अपने पेशेंट और अपने प्लेयर के साथ सेम है। अगर मैं डॉक्टर हूँ, गलत इंजेक्शन दूंगा तो उसका कॉज होगा उसकी इंजरी का, उसकी कभी कभार तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसी तरह कोचिंग में गलत डोज देने से भी प्लेयर ख़राब होते हैं। यूट्यूब बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितने देखे वो जैसे साइम अय्यूब नो लुक शॉट मार रहा है, बहुत सारे कोचेस सिखा रहे हैं उसको, वो साइम अय्यूब मार सकता है, वो नेचुरल है, वो कोचिंग बुक में कहीं पे भी नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है उसका। उसने कितने 5 साल लगाए होंगे इसके ऊपर, मैं यूट्यूब पे वो सीख नहीं सकता। फास्ट बॉलिंग का बताते हैं, खड़े खड़े बता रहे हैं, नोट कीजिएगा, जब भी यूट्यूब पे देखें आप, खड़े खड़े बता रहे हैं ये पाँव यूँ होना चाहिए,
उसमें आपका साइड ऑन एक्शन है, सेमी एक्शन है या फ्रंट ऑन एक्शन है, वो कहीं डिस्क्राइब नहीं किया होता। फिर आप कितनी पेस से भाग के लैंडिंग में कितना वेट आपका बैक फुट पे आ रहा है, फ्रंट फुट पे कितना वेट आ रहा है, वो तो मेजर ही नहीं हो रहा ना। तो मैं कैसे बिलीव कर रहा हूँ कि जो बताने वाला है वो ठीक बता रहा है। नहीं बिल्कुल, जैसे बहुत सारे लोग हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स ढूंढ रहे जी, होते जी, हैं प्रैक्टिकली अलग बात होती है। पर आशा भाई, क्योंकि आप विकेट कीपिंग बात कर रहे थे, कोई आपको ऐसे कोई पोटेंशियल दिखे विकेट कीपर बैटर? विकेट कीपर इसमें कराची से 7 बेग ही कर रहे हैं, बीच में गौरी ने भी की, वो भी इमर्जिंग राइजिंग स्टार में चले गए थे। वो गुड कीपर बैट्समैन है, लेकिन साद ने इतना परफॉर्म कर दिया कि उनको मौका नहीं मिला। फिर सैफुल्लाह बंगश भी इसी टीम में है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो भी कराची के लोग बोलेंगे बात कर रहा, लेकिन उस्मान के आने से वो नहीं खेल पाए ये वाला मैच। तो बहुत हो जाता है। शान फैसलाबाद से खेलते हैं, वो भी अच्छे विकेट कीपर हैं। सियालकोट के अफजल हैं शायद, मुझे ये सही से नाम याद नहीं है, वो अच्छी कर रहे हैं। रोहिल नज़ीर खेलते हुए आए हैं, वो पाकिस्तान टीम के साथ ही होते हैं, उनको मौका नहीं मिला। उनको भी एक टेस्ट क्रिकेट तो खेलनी चाहिए, इतने डिजर्विंग है। तो बहुत सारे विकेट कीपर है। अगर हम देखते हैं T20 में ज़्यादा विकेट कीपर आ रहे हैं, वो ज़्यादातर बैट्समैन हैं। हमने हारिस की बात की, उस्मान की बात की, और मजीद जो आ रहे हैं साहिबजादा फरहान, ये बैट्समैन हैं। मजबूरी की हालत में उन्होंने ग्लव्स पकड़े कि नेशनल टीम में जगह बन जाए। शायद ये तरीका शॉर्ट टर्म है और शॉर्टकट है, इसको नहीं अपनाना चाहिए। प्रॉपर विकेट कीपर होना चाहिए, प्रॉपर बैट्समैन हो, लाइक संगाकारा हो जाए या कामरान अकमल है, सरफराज अहमद है, रिजवान है। ये आखिरी ब्रीड लग रही है विकेट कीपर्स की। हमें बहुत मेहनत करनी है विकेट कीपिंग के शोबे के अंदर। एक कैच टेस्ट मैच में या वनडे में कॉस्ट कर सकते हैं, आपका गेम चेंज हो जाता है। अच्छा राज भाई, अभी हम लोग थोड़ा सा लास्ट मोमेंट्स पे आ रहे हैं, एंड क्योंकि अब आपने सबको एनालाइज करिए, हमने आपको टॉप बैटर्स दिखा दिए, बॉलर्स। अब आपको क्या लगता है इस पूरी लिस्ट में, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कौन पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता है इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स? मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, प्रेडिक्शन नहीं, बट ऐसे देखिए मैं उस पर जाता हूँ कि इस साल सिर्फ परफॉर्मेंस ना हो, 2 साल या 3 साल की परफॉर्मेंस में अजान अवैस के रन ज़्यादा हैं, उनका टेम्परामेंट है, वो एक ऐसे बैटर है। तो एक सुलेमान है जो कि मीरपुर ख़ास है, वो भी काफ़ी परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो मैं 2-3 सीज़न पे जाऊंगा, मैं एक सीज़न में नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर एक सीज़न में तो अजान अवैस अभी ऐसा नज़र आ रहा है जो कि माँ सदाकत भी है, T20 में, वनडे में सब में परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए अलग शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम लोग ज़रूर इसके लिए अलग शो करेंगे। बट वन थिंग जो आप अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में चेंज करना चाहो, व्हाट वुड इट बी? वन थिंग जो आप सोचो कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बड़े इश्यूज हो जाएंगे, लेफ्ट हैंडर्स वाले इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है आपकी, ये रिसर्च डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, फिर उसके ऊपर काम शुरू, 2-3 साल लगेंगे इसके ऊपर भी, वरना वही, क्योंकि मैं विकेट कीपिंग करता था, मुझे पता है कि नई बॉल वकार यूनिस लेफ्ट हैंडर को करेंगे, मिडिल लेग से सही तरह। हमारा ZTBL से ADPP से मैच हो रहा था, तो मिडिल स्टम्प से पढ़ के वो मेरे पास ही आ रही थी। इसका मतलब है कंट्रोल उनका बाहर को नहीं था। तो ये कंट्रोल करने के लिए आपको एक कोचिंग हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आकिब जावेद बहुत सीनियर है, वो काम कर रहे होंगे इसके ऊपर, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी पब्लिक को, लोगों को ग्राउंड पे लेके आना है, तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े स्टेडियम में मैचेस कराए जाएँ। कराची में जो फ्लड लाइट के डे नाइट मैचेस कराए जाएँ, नॉर्थ कराची या कोरंगी या लाहौर में शादरा, ऐसे डेवलप किए जाएँ ग्राउंड जहाँ पे लोग 5-8 हज़ार लोग आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे, उन इलाकों में ज़रूर आएंगे देखने के लिए, क्योंकि उनको वैसे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। आपके थोड़े इंटरनेशनल प्ले करें, डे नाइट फर्स्ट क्लास हो सकती है पाकिस्तान में, करानी चाहिए। अब वैसे और क्या तरीका है लोगों को पुल इन करने का? आई मीन ऑफ कोर्स फ्री होना चाहिए, लोग आके देखे, आते भी हैं लोग करना, बट वही बात है, फैसिलिटी नहीं, आपको इलाके जब प्रोडक्ट नहीं बिक रही ना, तो आपको इलाकों में जाना पड़ेगा जहाँ गुंजान आबाद हैं। मैंने जो नाम लिया, कोरंगी, मलिर, ये हमारे वो इलाके हैं, गोदरा हो गए, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह से लाहौर में होंगे, पिंडी में होंगे, गुंजान आबाद में बीच में ग्राउंड हो, तो लोग लाइट जलते ही चले जाएंगे देखने के लिए। टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा नॉइज क्रिएट करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर 1-2 मैचेस टेस्ट करना चाहिए इनको। एब्सोल्युटली राज भाई, थैंक यू सो मच, क्योंकि इस पे पूरा एनालिसिस हम आगे जाके भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, फ्यूचर स्टार्स हमें दिख रहे हैं। पर लेट्स सी किस तरह इन प्लेयर्स को आप ग्रूम करते हैं ताकि वो हमारी नेशनल टीम में खेलें और भी टूर्नामेंट्स खेलते रहे। थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।